दोस्तों नमस्कार। अभी हाल हमने बात की घातकता की और घातकता को हमने परिभाषित किया किसी संकट से प्रभावित हो सकने की संभावना के रूप में। हमने ये भी जाना कि घातकता के चार मुख्य प्रकार हैं। संरचनात्मक घातकता, स्थान संबंधित घातकता, सामाजिक आर्थिक घातकता और गैर संरचनात्मक घातकता। अब तक जितनी बातें हमने की उससे हम इतना तो जान ही गए होंगे कि आपदा से प्रभावित होने या ना होने में घातकता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर घातकता का स्तर अधिक है, चाहे वो समुदाय हो, चाहे व्यक्ति, चाहे संरचना, उसके प्रभावित होने की, उसकी क्षति होने की संभावनाएं अधिक है। अगर घातकता का स्तर कम है, प्रभावित होने की संभावनाएं कम है। तभी तो आप हो या मैं, हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के जितने भी प्रयास करते हैं, उन सब का उद्देश्य घातकता को कम करना ही होता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम घातकता को अच्छे से समझें। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक आर्थिक घातकता की। सामाजिक आर्थिक घातकता का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समुदाय के उसकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक कारणों से आपदा से या संकट से प्रभावित होने की संभावना से है। अगर अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति के कारण वो किसी संकट से उसके प्रभावित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उसकी आर्थिक सामाजिक घातकता का स्तर अधिक है। अपने आस पड़ोस के बारे में जरा सोचिए, अपने शहर के बारे में या गांव के बारे में। कौन है वो लोग जो प्रायः आपदाओं से प्रभावित होते हैं? आपदाएं ही क्या, एक दिन बंद हो जाए या फिर चक्का जाम हो जाए, उनकी जिंदगी पटरी से उतर जाती है। गांव हो या शहर, आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर तबका जो है वो प्रायः ऐसे स्थानों पे निवास करता है या समाज उसे ऐसे स्थानों पर निवास करने के लिए मजबूर कर देता है जो आपदा के प्रति संवेदनशील है। वो भूस्खलन से प्रभावित हो सकने वाले स्थान पे रहे हो सकते हैं या फिर नदी किनारे, झोपड़पट्टी में बाढ़ से प्रभावित होने वाले स्थानों में। कुछ विशिष्ट कारणों से कई बार हमारे बीच के कुछ लोगों की घातकता का स्तर कम या अधिक हो सकता है। वो बच्चे हो सकते हैं या बुजुर्ग, जिन्हें निर्णय लेने में या फिर निर्णयों को क्रियान्वित करने में दूसरे की मदद की जरूरत पड़े। महिलाएं हो सकती हैं, विशेष रूप से जिन पर बच्चों की जिम्मेदारी हो या फिर वो गर्भवती हो। वो बीमार लोग हो सकते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से अपेक्षाकृत कम सक्षम व्यक्ति हो सकते हैं। वो निराश्रय व्यक्ति हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। और कई स्थितियों में इन लोगों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। गर्भवती महिलाओं को या बच्चों की देखभाल कर रही महिलाओं को पौष्टिक आहार की जरूरत हो सकती है। जो बच्चे हैं उनको दूध की आवश्यकता हो सकती है। जो बीमार लोग हैं उनको कुछ विशिष्ट दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपदा से पहले किए गए सर्वेक्षणों में अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाते समय हमने इस वर्ग के बारे में जानकारियां जुटाई हैं, तो आपदा के समय हमें पता होगा स्पष्ट रूप से कि प्रभावित समुदाय में कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने निराश्रित लोग हैं, कितने लोगों को किस प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता होगी। तो हम उनकी आवश्यकताओं की बेहतर रूप से पूर्ति कर सकते हैं, उनकी मदद बेहतर रूप से कर सकते हैं। कई बार मुझे, आपको ये लग सकता है कि जो गरीब हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन कम है, उनकी घातकता हमेशा अधिक होगी, परंतु ऐसा है नहीं। गरीबी घातकता का पर्यायवाची नहीं है। ये हमारे लिए समझना जरूरी है। कई स्थितियों में परस्पर सहयोग, अपने संबंधों, अपनी जरूरतों और कुछ विशिष्ट कौशल के आधार पर इन समुदायों की घातकता अपेक्षाकृत काफी कम होती है। और अपने संबंधों, परस्पर सहयोग और अपने विशिष्ट कौशल के आधार पर, उसके बल पर ये लोग आपदा से अपेक्षाकृत कम समय में उबर जाते हैं और सामान्य जीवन जीने लगते हैं। इसके सापेक्ष अगर आप अपने या मेरे बारे में सोचिए, हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते, तीसरे घर में कौन रह रहा है उसे हमें पता नहीं है। ऐसे में क्या हम उनसे आपदा के समय किसी प्रकार के सहयोग या मदद की अपेक्षा कर सकते हैं? इसके सापेक्ष जो निर्धन परिवार हैं, उनके परस्पर सहयोग काफी अच्छे रहते हैं और वो एक दूसरे की बेहतर रूप से मदद करते हैं। अतः जब हम आपदा प्रबंधन योजना बनाएं, तो लोगों के कौशल, उनके परस्पर किस तरह के संबंध हैं, उसके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा करें और उनको अपनी योजनाओं में सम्मिलित करें।
इस परिप्रेक्ष्य में नदी किनारे रहने वाले जमींदार की कहानी काफी प्रासंगिक हो जाती है। नदी किनारे बड़े से घर में वो जमींदार रहता था। नदी का पानी अक्सर उसके घर को छू के निकलता था। अपनी छत से वो नदी को निहारता था। उसके पास ढेर सारी नावें थी जिन्हें वो पड़ोस की बस्ती में रहने वाले मछुआरों को किराए में देता था और मछुआरे अपनी मेहनत का बड़ा हिस्सा किराए के रूप में जमींदार को देते थे। जमींदार के पास चिंता करने की कोई वजह नहीं। एक दिन नदी के ऊपरी क्षेत्र में बने हुए बांध से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा जाता है। मछुआरों की पूरी बस्ती डूब जाती है, परंतु उनमें से सभी तैरना जानते थे। एक दूसरे की मदद करके वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं। जान का मानव क्षति नहीं होती है, परंतु उनकी नाव जाल सभी बह जाते हैं। जमींदार की हवेली भी डूब जाती है। बड़ी मुश्किल से, तैरना वो जानता नहीं था, न ही उसके परिवार में कोई अन्य। बड़ी मुश्किल से वो सुरक्षित स्थान तक पहुंचता है। उसके पास मदद करने वाला, सहयोग करने वाला कोई नहीं होता है। आपदा के बाद नाव और जाल तो बह गए थे, परंतु मछुआरों ने पास की बस्ती में मेहनत मजदूरी करके, काम करके पैसा कमाना शुरू कर लिया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी वापस पटरी पे लौट आई। परंतु इस आपदा के बाद जमींदार की आर्थिकी पूरी रूप से पस्त हो गई। अब उसके पास न नाव थी, न नाव चलाने के लिए मछुआरे। हो सकता है आपदा से पहले हमने मछुआरों की घातकता को काफी ऊपर रखा हो और जमींदार की घातकता को नीचे, परंतु आपदा ने सिद्ध कर दिया कि जो गरीबी है या आर्थिक स्थिति है वो घातकता की पर्यायवाची नहीं है। खैर, जो भी हो, आपदा से पहले हमें समाज के पास किस तरह के संसाधन हैं, समाज के परस्पर रिश्ते किस प्रकार के हैं, उसके पास किस प्रकार का कौशल है, उससे संबंधित जानकारियां जरूर एकत्रित करनी चाहिए। साथ ही हमें विशेष रूप से विशिष्ट आवश्यकताओं वाले, उच्च घातकता वाले वर्गों की जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए ताकि आपदा के समय हम उनकी मदद कर पाएं और आपदा से पहले हम उनकी क्षमतावर्धन के लिए, उनको विशिष्ट विधाएं सिखाने के लिए कुछ कार्यक्रम संचालित कर पाएं ताकि आपदा के समय वो आपदा का ठीक से सामना कर पाएं, आपदा में सुरक्षित रह पाएं। अगर आपको इस चैनल में हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लग रही हो, इससे आपको फायदा हो रहा हो, तो हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।